हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ बात करने वाले हैं बजट 2023 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को मालूम होने चाहिए। नेट कॉमर्स वालों को तो जरूर मालूम होने चाहिए। और अगर आप कोई और कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी की कर रहे हैं, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, तो भी आपको ये सेशन एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें बजट की, तो बजट अगर आप घर पे भी बना रहे हैं तो उसमें क्या चीजें देखते हैं। आप देखते हैं कि पैसे कहां से आएंगे और पैसे कहां को जाएंगे, कहां से पैसा आने वाला है और कहां को पैसा खर्च होने वाला है। आप ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं। आपको जितना पैसा मिलने वाला है, जितनी कमाई होने वाली है, उतने ही आप खर्चे कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चे आप नहीं कर सकते। कहा भी जाता है कि आपको उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने आपकी चादर है। तो आपको अपने खर्चे अपनी कमाई के अकॉर्डिंग प्लान करने पड़ते हैं, और हमारी सरकार भी कुछ ऐसा देखती है कि उसको पैसा कहां से आने वाला है और कहां पे वो पैसा लगने वाला है। तो सरकार को पैसा कहां से आता है, क्या क्या सोर्सेस है सरकार के कमाई के। तो सबसे बड़ा सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा है सबसे बड़ा सोर्स? सर, सबसे बड़ा सोर्स हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार बोरोइंग कर रही है। अरे बाप रे, सरकार बोरोइंग कर रही है, उधार पे पैसा ले रही है। ऐसे अगर बोरो करके खर्चे करेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है, बट हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सोर्स 34% सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो बोरोइंग करके मिल रहा है। इसके अलावा सरकार टैक्सेस लगाती है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। हालांकि अब काफी सारी आइटम्स पे तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, जीएसटी में ही इंक्लूड हो गया, और आपको जीएसटी का शेयर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनीज पे जो टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसका भी आप यहाँ पे शेयर देख सकते हैं। और कुछ और भी रिसीट सरकार को मिल जाती है, जैसे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उससे पैसा मिल जाता है। तो वो सब चीजें भी सरकार की एक तरीके से इनकम ही बन जाती है। अब जो पैसा सरकार के पास आएगा, उस पैसे को सरकार खर्च करेगी। कहाँ का खर्चा होता है वो भी देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सबसे ज्यादा पैसा ले रहे थे उधार पे, बोरोइंग करके। और अब जाहिर सी बात है, हमारा सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा? उस बोरोइंग का इंटरेस्ट ही होगा। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो आप बोरोइंग कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा पैसा तो यही चला जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सरकार का पैसा और कहाँ कहाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं सरकार को, स्टेट को उनका हिस्सा देना पड़ता है। सरकार टैक्सेस इकट्ठे करती है तो उसमें स्टेट का हिस्सा उनको देना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और ट्रांसफर्स किए जाते हैं स्टेट को फाइनेंस कमीशन के थ्रू। सरकार की अपनी स्कीम चल रही है, डिफेंस पे खर्चा करना है, सब्सिडीज है, पेंशन है, तो ये सब चीजों पे सरकार खर्चा यहाँ पे कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस बजट में डाले गए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप किया जाएगा। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रजिस्ट्री होने वाली है, उसे स्टोर करने वाली है, मैनेज करने वाली है। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसके लिए करने वाली है सरकार? देखो, सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव है आप ऑलरेडी जानते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है। बाकी आप प्रॉपर क्रेडिट वगैरह जो है उसको भी इसके थ्रू चला सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी इसके थ्रू प्लान कर सकते हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है उसे सेटअप किया जाना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। और इसके बाद है जी महिला सम्मान बचत पत्र। तो महिलाओं के लिए एक स्मॉल सेविंग स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें आप 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के पीरियड के लिए डिपॉजिट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसी सीनियर सिटीजन के लिए भी, जो सीनियर सिटीजन के लिए डिपॉजिट की स्कीम होती है सरकार की, जिसपे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके लिमिट भी बढ़ा के 15 लाख से 30 लाख सरकार ने कर दी है। और इसके अलावा आपको एक सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की बात चल रही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है, तो उसको ये जो सेंटर है वो हैंडल कर लेगा। और एमएसएमईज को लेकर भी खास फोकस इस बजट में देखने को मिला है। काफी सारे पॉइंट्स एमएसएमई को लेकर बजट में डाले गए। यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात कर रखी है। देखो, हमारे जो एमएसएमईज है ना, छोटे एंटरप्राइजेस हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास ज्यादा गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है। तो कोलेट्रल फ्री लोन्स, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे उन्हें लोन मिल जाए, तो ऐसी यहाँ पे एक स्कीम जो है गवर्नमेंट एमएसएमईज के लिए लेकर आ रही है। पहले भी और स्कीम्स चल रही है, तो एडिशनल यहाँ पे और कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे एमएसएमईज को। इसके अलावा आपके कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। आपका जो गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, उसको लेकर कुछ बातें करी गई है। तो ये सब जनरल बात है जो कि हर बजट में देखने को मिली जाती है। तो कुछ मेजर चीजें फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई आपने यहाँ पे देख ली हैं। तो चलिए बात है फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, हमारी सरकार को जो पैसा मिल रहा है उसी को सरकार को खर्च करना है। आप ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो फिर आप डेफिसिट में चले जाते हैं, और ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसको कम रखना सरकार का टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है।
और इसको लेकर भी बजट में यहाँ पे प्रोविजन बना रखे हैं। टारगेट रखा गया कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है हमें 2025-26 तक 4.5% से नीचे लेकर आना है। तो जीडीपी का 4.5% से नीचे लेकर आना है फिस्कल डेफिसिट, ऐसा यहाँ पे टारगेट रखा गया है। और स्टेट्स के लिए भी टारगेट रखा गया है, तो स्टेट्स को भी इंसेंटिवाइज किया गया है यहाँ पर कि आप भी अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसे कम से कम रखें। जितनी आपकी इनकम है, जितने आपके रेवेन्यू के सोर्सेज है, उतने ही खर्चे करें तो बेहतर है। ज्यादा खर्चे करेंगे तो फिर लोन लेने पड़ेंगे, फिर उन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये वाला जो साइकिल है हमारी इकोनॉमी को खराब कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ बात करी गई है स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि हमारे जो डेफिसिट है वो कम हो रहे हैं। हमारे जो भी डेफिसिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डेफिसिट होते हैं, अब डिटेल में तो नहीं जा रहे, बट ये जो डेफिसिट्स के फिगर है हमारे वो नीचे आ रहे हैं। तो डेफिसिट ब्रॉडली ये बताता है आपको कि आपका कमाई कितना, रेवेन्यू कितना और खर्चा कितना। खर्चा ज्यादा है तो इट मींस आप डेफिसिट में चल रहे हैं। तो ये डेफिसिट कम हो रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ अच्छी बात है। सरकार का जीएसटी का मंथली रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो बताया कि अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का मंथली रेवेन्यू सरकार का चल रहा है। और किसी एग्जामिनेशन में ऐसा सीधा सीधा ही पूछ लेंगे कि सरकार का जीएसटी का मंथली रेवेन्यू कितना रहता है, तो ये सीधा सीधा सवाल आपको किसी एग्जाम में पूछ सकता है। 1.5 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू जो है आपको ध्यान में रखना है। एंड प्यारे दोस्तों, ये भी बताया गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो, हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। अभी कुछ ही दिन पहले इसके ऊपर वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ अच्छी चीज है कि आप कोई खर्चा कर रहे हैं और उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमारे जो एनपीएस हैं वो भी कम होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि आपकी जो बैंक्स है उनके जो एनपीए यहाँ पे पहले काफी ज्यादा थे, बट अब यहाँ पे आपको ये जो फिगर है वो नीचे आता हुआ, ग्राफ जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। एंड प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडिया को काफी सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आपका जो पेट्रोलियम है, ऑयल है, ये काफी सारी चीजें इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास जो भी फॉरेक्स का कवर है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स पड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो हमारे 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास इतने सारे रिजर्व्स पड़े हुए, इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है कि हम 9 महीने तक का इंपोर्ट्स इससे निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो इन्फ्लेशन है, होलसेल वाले और कंज्यूमर वाले, होलसेल वाला आपका डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर वाला आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन भी इसे बोला जाता है, तो इसके अंदर भी हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। तो ये आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन के फिगर्स आपके नीचे आ रहे हैं। और हो सकता है आपके माइंड में कुछ और चीजें भी हो कि इन्फ्लेशन सर कम होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, बट जो सरकार ने ग्राफ दिया उसमें तो डेफिनेटली नीचे ही आ रहा है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल इन्फ्लेशन और आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है और होलसेल इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कन्वर्ज होते हुए, आपको एक साथ आते हुए, नीचे आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं टैक्सेस की तरफ। और टैक्सेस में हमारे पास एक तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं, वो आपसे सामान का बिल तो बनाता है, सामान के पैसे तो वसूलता है। आप मोबाइल खरीदने गए 10,000 का, वो आपसे 10,000 के मोबाइल के पैसे तो लेगा, ऊपर अलग से 2,000 का जीएसटी भी वसूलेगा, आपसे 12,000 लेगा। तो उसका जो जीएसटी का बर्डन था उसने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। दिस इज द फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कि इसके अंदर आपका जो बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है, उसके ऊपर फाइनली बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन किए गए। जीएसटी को लेकर जो प्रोविजंस रहते हैं वो तो जीएसटी काउंसिल ही लेकर आता है, तो उसको लेकर आपको ज्यादा प्रोविजन बजट में देखने को नहीं मिलेंगे। बट कस्टम ड्यूटीज को लेकर कुछ प्रोविजन यहाँ पे डाले गए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो कस्टम ड्यूटी के रेट्स हैं उसमें चेंजेस किए गए, तो काफी सारी चीजों के रेट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके रेट में चेंज किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्रीन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव ऑन करना है, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें चाहिए। तो काफी सारे रेट रिडक्शन यहाँ पे किए गए। आपको याद तो करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार नजर आप इन सब पे लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की तरफ। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली हमारा इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स को लेकर क्या चेंजेस है, क्या प्रोविजंस है, इसको लेकर उत्सुकता सभी के माइंड में रहती है। और आपने अभी तक तो कहीं ना कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ टैक्सेस के रेट में चेंज हुए हैं और नई टैक्स रिजीम को लेकर यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास अभी एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है।
तो मोटा मोटी इसमें क्या डिफरेंस है, ओल्ड रिजीम में आपके टैक्स के रेट ज्यादा है बट आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, आप 80C में इन्वेस्टमेंट करके सेविंग कर सकते हैं। न्यू रिजीम में आपके पास टैक्स के रेट जो है वो कम रखे गए हैं बट यहाँ पे आपको कोई सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको इन्वेस्टमेंट की कोई डिडक्शंस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती हैं या फिर बहुत थोड़ी ही आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो नई वाली जो टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स रेट कम थे, उसको और कम कर दिया गया है, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप नई टैक्स रिजीम में आ जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं, सभी इंडिविजुअल्स के लिए रेट रहने वाले हैं ये जो कि आपको यहाँ पे दिए गए, चाहे वो बूढ़ा हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई भी उसकी एज हो, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए सेम रेट यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये जो रेट है दे आर गोइंग टू बी वैलिड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, तो अभी के लिए वैलिड नहीं है, असेसमेंट ईयर 24-25 या फिर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये वाले रेट आपके वैलिड होने वाले हैं। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच वाले स्लैब रेट में आप आ रहे हैं तो 5% आपका टैक्स लगेगा। और इसके बाद आपका 6 लाख से 9 लाख में 10% है, 9 से 12 में 15, 12 से 15 में 20, अबव 15 में 30%। तो आपके जो यहाँ पे स्लैब रेट्स है उनके अंदर जो टैक्स रेट्स है वो कुछ कम किए गए। और ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी बोला कि अगर आप 9 लाख तक की इनकम अर्न कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 9 लाख है, आप इस पे टैक्स कंप्यूट करेंगे तो इट वुड कम आउट टू ओनली 45,000, जो कि एक बहुत रीजनेबल अमाउंट है। आप केवल अपनी सैलरी का अराउंड 5% ही टैक्स की फॉर्म में पे कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। और इसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 लाख की अगर आपकी इनकम है अप टू 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख टू 6 लाख पे आपका 5% हो गया, यानी कि दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 15,000। एंड 6 लाख से 9 लाख पे आपका 10% हो गया एंड दिस इज कम आउट टू 30,000। तो आपका टोटल लायबिलिटी 45,000 का यहाँ पे बन जाता है। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आप नई रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे 87A का रिबेट मिलेगा जिसमें आपको सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एंड साथ ही आपको यहाँ पे कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती हैं, बट कुछ डिडक्शंस आप ले सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की आप यहाँ पे जो डिडक्शन है अपनी सैलरी इनकम से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे न्यू रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सरचार्ज का रेट है उसे भी कम कर दिया न्यू रिजीम में। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ता था, बट अब इस सरचार्ज को कम करके 25% कर दिया न्यू रिजीम के अंदर। तो इसका फायदा तो मेनली उन्हीं को होगा जिनकी कमाइयां 5 करोड़ से ऊपर है, उन्हीं को मेन फायदा होगा। बट न्यू टैक्स रिजीम को यहाँ पे मेनली उनके लिए भी और अट्रैक्टिव बना दिया, जिनकी इनकम 7 लाख से कम है उनके लिए तो अट्रैक्टिव है ही है, जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए भी अट्रैक्टिव इसे बना दिया है। एंड इसके अलावा प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है न्यू टैक्स रिजीम में पहले नहीं मिलता था, अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का सैलरी इनकम से, वो भी अलाउड कर दिया गया आपके सैलरी क्लास और आपके पेंशनर्स के लिए। और लीव एनकैशमेंट की जो आपकी लिमिट है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, 25 लाख की अब वो आपकी लिमिट कर दी गई है, तो ये लिमिट भी आपकी यहाँ पे बढ़ गई है। अगर हम बात करें ओल्ड रिजीम की, तो ओल्ड रिजीम एज इट इज चल रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और यहाँ पे एक और नई चीज देखने को मिली कि अब ओल्ड रिजीम अगर आपको फॉलो करना है तो आपको उसे स्पेसिफिकली ऑप्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपकी जो न्यू रिजीम है उसके अंदर आपकी टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे की जाएंगी, बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू रिजीम अप्लाई होने वाली है। अगर आपको पुरानी ऑप्ट करनी है तो फिर उसको आपको स्पेसिफिकली अलग से ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपके जो टैक्स रेट्स है वो आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारे टैक्स रेट्स अलग अलग रहते हैं, आपके इंडिविजुअल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग रेट रहते हैं। और यहाँ पे जो रिबेट है वो आपकी 5 लाख थी और 5 लाख ही रहेगी, यहाँ पे रिबेट आपकी 7 लाख नहीं हुई है, केवल न्यू रिजीम के अंदर आपकी जो रिबेट है इट हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख। एंड यहाँ पे एक और चीज हमें जो देखने को मिलता है वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को लेकर। तो आप जानते होंगे कि सेक्शन 44AD के अंदर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो आप उसका 8% अपनी इनकम दिखा सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल है और आपकी रिसीट यहाँ पे 50 लाख तक है तो आप 44AD के अंदर आपकी जो 50% ऑफ रिसीट्स को इनकम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिमिट्स है उनको इंक्रीज कर दिया गया, 44AD की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिए, और 44ADA की लिमिट आपकी 55 लाख से बढ़ा के यहाँ पे 75 लाख कर दी है। बट एक कंडीशन यहाँ पे ये लगाई है कि आपकी जो रिसीट होनी चाहिए
वो होनी चाहिए आपकी बैंकिंग मोड से, यानी कि कैश रिसीट अलाउड नहीं है। कैश रिसीट केवल और केवल 5% ही आपकी अलाउड है, यानी कि आपका जो टोटल टर्नओवर है उसमें से केवल 5% कैश में हो सकता है, बाकी आपको बैंक के थ्रू ही पेमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये आपका चेंज है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। इन प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो सेक्शन 54 और सेक्शन 54F रहते हैं, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन से जुड़े हुए सेक्शन है। इसके अंदर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर अपना कैपिटल गेन इन्वेस्ट करके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और इसके अंदर पहले कोई लिमिट नहीं थी, बट एक लिमिट अब यहाँ पे लगा दी गई है कि आपका जो मैक्सिमम कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी ओनली अप टू 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जम्पशन आप सेक्शन 54 और 54F में क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा जिसमें हमने बजट 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।